कि बीसी के जो क्वेश्चन है ना वो ऑन पॉइंट होंगे। मतलब जैसे इको में क्या है, आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद लैंग्वेज में वो इतना कंफ्यूज कर सकता है कि आप उसमें ब्लंडर कर दो। लैंग्वेज का गेम होता है, इसमें कोई लैंग्वेज का गेम नहीं। भाई आरबीआई 1934 में स्टैब्लिश हुआ था, 1934 में स्टैब्लिश हुआ था ना। इसमें मुझे कुछ बताना है ना आपको कुछ समझना है ना, क्वेश्चन इसमें कुछ घुमाएगा। समझ आप, बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड है पूरी बुक। ये इस दिन हुआ था, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ा है उसके बाद भी आप कुछ ब्लंडर कर दो। इसमें बिल्कुल ऑन पॉइंट है। काफी सारी मतलब 30 to 40% सिलेबस आपका जनरलाइज है, जो आपने लॉ या इधर उधर अकाउंट में पढ़ा हुआ है। बाकी कुछ नया होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, जिन बच्चों को थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें थ्योरी अच्छी लगती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, उनको थोड़ा लगेगा, क्योंकि ना काफी ज्यादा डेटा ओरिएंटेड एंड ऑन पॉइंट ओरिएंटेड थ्योरी है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो उनको थोड़ा हो सकता है बोरिंग लगे। लेकिन पॉइंट यही है बेटा, आप एक बारी मेहनत कर लेना नोट्स बना के, ट्रस्ट मी, आप बस उन नोट से पढ़ लेना, आप फाड़ दोगे बीसीए में। लिटरली बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं ना, जो बेसिक सबसे ज्यादा करते हैं वो ना बीसी को ना बहुत लाइटली ले रहे हैं। अब अगर आप बीसी के, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, देखो चार, इसमें टोटल 6 चैप्टर है, मैं 4 में करवाऊंगा पूरा ऑन पॉइंट एक एक चीज करके, 2 मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। 90% बच्चे ना वो 2 चैप्टर या तो छोड़ेंगे या फिर आप लास्ट के दिन पढ़ोगे उसे। मेजोरिटी बच्चे बीसीके को लास्ट के डेज में पढ़ते हैं, पहले तक देखते ही नहीं है, देखते नहीं है, खोलेंगे तो बोर हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज, ये सबसे स्कोरिंग और सबसे सिंपलेस्ट वे है। समझ रहे हो आप बात, तो एग्रीगेट में बहुत हेल्प करेगा आपको। बहुत कम एफर्ट है, बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके। ज्यादा कोई टेढ़ी मेढ़ी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कुछ बातें हैं, रट्टे कुछ नहीं लगाने, याद कुछ नहीं करना, सारा एमसीक्यू फॉर्मेट बेस्ड आएगा। तो आपको बस गो थ्रू करना है, 3-4 बार रीड करना है, ताकि आपको सारी चीजें रिटेन हो जाए। जब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन बता दी। अब पढ़ने का तरीका जो है आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेवलप करूंगा, बीसी के करेंगे कैसे, ठीक है ना। आप एक बार रिदम में आ जाओगे, आज की क्लास में हम थोड़ा ही करेंगे, पर मैं आपको एक फ्रेज बता दूंगा कि मैं कैसे कराऊंगा। एक बार जब आप वो हैबिट डेवलप कर लोगे, उसके बाद आपको पता है कि आपको कैसे करना है, कितना नोट करना है, कितना नहीं करना। ठीक है, तो पहले ना आप सीधा अपनी बुक में जंप मार के आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे, सीधा जंप मार के आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। सबसे पहले ये वाला चैप्टर, फर्स्ट पेज, इसका फर्स्ट पेज निकालो, फर्स्ट पेज, हाँ ठीक है, फर्स्ट पेज निकाला। अब आपको जो फर्स्ट पेज है ना, उसके लेफ्ट में एक एरिया खाली होगा। फर्स्ट पेज ये जो है उसके लेफ्ट में आंसर की के नीचे एरिया खाली है। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। एरिया खाली दिख रहा है ना आपको, एक एक चीज लिखनी है, आलस मत करना। लिटरली बता रहा हूं, थोड़ा सा बोरिंग होगा मुझे पता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़े से एफर्ट कर लोगे ना भाई, 40 नंबर है बुक के। और मैंने तुम बताइए, तुम्हारे गले पे तलवार वैसे रखी पड़ी है, क्योंकि अगर आपका इस अटेम्प्ट में गलती से रुकता है तो बेटा आपके एफर्ट आपको डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि अगली बार ये बुक हट जाएगी। फिर आपको मेरे साथ इंटर की लॉ पढ़नी है, जो मैं इंटर में पढ़ाता हूँ ग्रुप 2 में। वो लॉ आपको यहाँ पढ़नी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम, ठीक है, किन्जियन थ्योरी, वो सब। और वो खामखा के झेल हो जाएंगे। टेक्निकली है तो मजेदार कॉन्सेप्चुअल, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी आपकी, तो बिल्कुल मजे नहीं लेने इस अटेम्प्ट में, पहले बता रहा हूं। अब सर साथ साथ नोट करना नीचे वाले स्पेस में, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा इंडेक्स बता रहा हूं, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वेटेज वेटेज सब कुछ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, जो बुक है वो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। एक एक चीज लिखते रहिएगा साथ साथ, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बेटा बीसीके का जो पोर्शन है आपका, ये आपका सेकंड मॉड्यूल है, जिसका वेटेज है 40 मार्क्स, और पेपर हुआ कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली। अब इस 40 मार्क्स के लिए आपको पढ़ने हैं 6 चैप्टर्स। ठीक है, इंडेक्स देखते हैं पहले। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इसमें आता है बीसीके का इंट्रोडक्शन। साथ साथ लिखते रहना, एक एक चीज जो लिखवाई जा रही है सारी, बिना किसी आलस के।
सबसे पहले बीसीके का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये है पूरी बुक का सबसे कोर इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे बनाइएगा आप स्टार। सर ऐसा क्या है इस चैप्टर में? बेटा पहली बात तो ये आपने बीएसटी में पढ़ा है, 11th-12th में पढ़ा है ना। यही चैप्टर जब आप इंटर में जाओगे तो बेटा इंटर ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है एफएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उसमें जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, उसमें यही कोर पे पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है। अभी तो यहाँ चैप्टर है और यही इन्वायरमेंट पे पूरा चैप्टर पूरा सब्जेक्ट डाल दिया उन्होंने। एसएम इसी के आसपास घूमता है पूरा, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट है एसएम का, इसके अलावा और भी है। तो आप यहां अच्छे से पढ़ो तो आपको ना वहां पे काफी क्लियरिटी होगी जब दुष्यंत सर आपको पढ़ाएंगे एसएम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या है अभी देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये फोर्थ चैप्टर। उसके बाद अभी जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। और लास्ट चैप्टर नंबर 6 डालो, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। सर इंडेक्स तो आगे वाले पेज पे दिया था, दोबारा क्यों बनाया? बेटा मजा आता है मुझे टाइम बर्बाद करने में, आपको बहुत मजा आता है, ठीक है। पॉइंट इतना है जितना आप लिखोगे उतना बेटर रहेगा। अगर से बुक से रीड करना होता है आप घर पे रीड कर सकते हो उसे, बट ट्रस्ट मी एक एक चीज लिखेंगे आपकी मेहनत आधी की आधी हो जाएगी एग्जाम टाइम पे। क्योंकि इस बुक में 30 पेज के चैप्टर में 10-15 पेज फालतू के हैं। अपने को फालतू कंटेंट नहीं पढ़ना, मैं आपको वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जहां से एग्जाम ओरिएंटेड पेपर बनेगा, ठीक है ना। मतलब रीड तो सारा करूंगा, लेकिन अब आप सेकंड टाइम जब बैठोगे और आपके पास कुछ कंटेंट नहीं होता, आपको फिर दोबारा रीड करना पड़ेगा। तो हम कैसे चलेंगे? मैं आपको सबसे पहले एक एक टॉपिक बुक से रीड कराऊंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम साथ साथ, मैंने आपको हाइलाइटर लाने बोला था, साथ साथ कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। अब उसी कीवर्ड में से आपको क्या क्या लर्न करना है उसका हम स्टिकी नोट लगाएंगे वहीं पे और वो पॉइंट लिख देंगे। जैसे मैं आपको आरबीआई पढ़ाऊंगा सबसे पहले। अब आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट डेट, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये सब ये क्वेश्चन आते हैं। अब आपने रीड कर लिया लेकिन आपको याद रखना है कि भाई ये डेट्स है, तो आप स्टिकी नोट लगाओगे, उसके ऊपर सारी कीवर्ड्स, जो डेट है, जो रूल है, जो फंक्शन है, जो जो मैं बताऊंगा वो आप स्टिकी नोट में लिखोगे, ताकि जब आप रिविजन करो ना तो आपके पास दो चीजें हो। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको रीड करना है, और जो स्टिकी नोट पे रिटर्न पार्ट है वो आपको लर्न करना है। पता लग गया? काफी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, पढ़ने का कंटेंट आपका कम हो जाएगा। तो प्रॉपरली फॉलो करिएगा इसे। अब एक चीज जो मुझे बतानी है, दैट इज व्हाट, इसमें से जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 है ना, उसे सेपरेटली हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये आपके हवाले वतन साथियों वाले चैप्टर है बेटा, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो चीज मैंने तुम्हारे हवाले छोड़ी है तो मुझे कितने अच्छे तरीके से पूरा करते हो, है ना कृति। तो जो चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर 6 है, बेटा ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं पहले पढ़ाता था ना मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप इन चैप्टर्स को जाके देख लीजिएगा। 6th चैप्टर की बात करूं तो आकृति 6th चैप्टर में ना वर्ड देखो क्या है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। बिजनेस क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं, चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऐसे करके 100, 120, 130 करके डेफिनेशन दी गई है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसमें से 100 में से 90-80% डेफिनेशन आपको होगी जो अकाउंट्स या लॉ में आपने सुनी होगी। रिमेनिंग आप पढ़िए, समझिए, कोई भी डाउट है वो व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बता दूंगा बाद में, या एक क्लास लेंगे सेपरेट जिसमें हम सिर्फ वो डेफिनेशन डील करेंगे जो आपको डाउट है। तो ये चैप्टर हट गया। सेकेंड चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, बेटा इस चैप्टर को तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा अभी बिल्कुल भी मत पढ़ना।
अगर आपको लगे कि मेरे पास टाइम है और मैंने सब कुछ पढ़ लिया है इको में, तब आप थर्ड चैप्टर पे जाइएगा। ये चैप्टर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। इस चैप्टर को आप बुक से नहीं पढ़ोगे, बुक से नहीं पढ़ना, गलत है बुक में। इसमें आपको पढ़ना है आईसीआई का स्टूडेंट जनरल। आपके बुक में जो डेटा होगा वो गलत होगा। इस चैप्टर में पता क्या है, इस चैप्टर में 20 से 30 कंपनीज होगी। हर कंपनी का आपको सीईओ दिया है, हर कंपनी का आपका सीएफओ दिया है, सीओओ दिया है, सीटीओ दिया है, कंपनी की टैगलाइन क्या है, कंपनी का लोगो क्या है। ऐसे 20-30 कंपनी का बहुत सारा डेटा दिया है। आपको उनके सीईओ के नाम याद रखने, विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं याद रह सकता आपको। अब प्रॉब्लम क्या है, ना आपको आपकी बुक का याद रखना है, ना आपको गूगल का याद रखना है। आपको याद रखना है इस साल जो स्टूडेंट जर्नल में मॉडिफिकेशन लिस्ट आई है वो। आपकी बुक वाला टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। अगर आप गूगल सर्च करोगे, आपने बोला नेस्ले का सीईओ कौन है, तो वो तो रिसेंट वाला बता देगा ना। आपको रिसेंट वाला नहीं टिक करना, आपको टिक करना जो आपके अटेम्प्ट के लिए सही है। और वो आईसीआई की जो अमेंडमेंट वाली स्टूडेंट जर्नल आती है ना, जिसमें चेंजेस आते हैं, उसमें दिखाए होते हैं। तो सारी पूरी लिस्ट होगी, उससे पढ़ना है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि लास्ट में पढ़िएगा, क्योंकि मेहनत बहुत एक्सट्रीम होगी इसमें, और मार्क्स में आएगा 5 से 6 नंबर का मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, तो लास्ट में करना। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ देना, मैंने अपने टाइम पे छोड़ दिया था, वैसे पीसी के छोड़ दिया था मैंने तो अपने टाइम पे। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ये वाला चैप्टर पढ़ लेना लास्ट में। अभी पढ़ोगे आप भूल जाओगे, नहीं याद कर सकते। मेरे को भी याद नहीं है, कोई भी याद नहीं। ठीक है ना, बार बार चेंज हो जाते हैं, कितने याद कर लोगे भाई, हर साल, हर 2 साल 5 साल में चेंज होते रहेंगे। तो आप लास्ट में देख लीजिएगा, अभी इन 2 चैप्टर को हटा दो बिल्कुल। ठीक है, अब बचे कितने चैप्टर, 4। ये चारों चैप्टर हम क्लास में बहुत इन डेप्थ करेंगे, नोट्स के साथ, रीडिंग के साथ, दोनों मिला। ठीक है, डन है, समझ आ गया मामला, थोड़ा ब्रीफिंग मिल गया। 40 नंबर का है, 6 चैप्टर है, हर चैप्टर से 6 to 7 मार्क्स है, इक्वल वेटेज, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वेटेज में। 6 से 7 नंबर हर चैप्टर, हर चैप्टर में। क्लियर है ना, और बहुत सिंपल आएंगे। स्टार्ट करें भाई, चलिए। अब आप आ जाइए बेटा पहले चैप्टर पे, मतलब पहला चैप्टर हम जो स्टार्ट करें, दैट इज चैप्टर नंबर 5, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। आपके नीचे वाले पार्ट में स्पेस खाली होगा अभी भी, है ना, तो आप हेडिंग डालो। अभी पहले बुक पे नहीं जाएंगे हम, पहले यहां हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 5। कुछ बातें बतानी बेसिक, उतने स्पेस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है बेटा ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है बेटा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। समझे क्या, अब समझो। यार एक बात बताओ, हमारी कंट्री में ना बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं, है ना, बहुत सारे बिजनेस। अब उन बिजनेसेस को स्मूथली तरीके से, एफिशिएंट तरीके से वर्क करना है, उसके लिए हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको पता है जो बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग सेक्टर इंडिया का, वो किसी भी इकोनॉमी की कोर होती है। पूरी इकोनॉमी रन करती है क्योंकि उस इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर अच्छा है। अगर आपका बैंकिंग सेक्टर वीक है तो इकोनॉमी वीक होगी, क्योंकि आपको पता हो ना, बैंक ही तो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मनी का फ्लो लाते हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी के बिजनेसेस को ग्रो करना है, तो आपके इकोनॉमी के जो बैंकिंग सेक्टर है उन्हें अच्छा होना पड़ेगा। अब मान लो यस बैंक है, यस बैंक, पता है ना आपको, यस बैंक है, कमर्शियल बैंक है, बहुत बढ़िया प्राइवेट बैंक, बहुत बड़ा बैंक। अब याद है आपको, रिसेंटली उसमें फ्रॉड हुआ था, बहुत तगड़ा फ्रॉड। शेयर प्राइस 700 रुपए से 10 रुपए पे आ गया था, पता है ना आपको। किसी ने लोन लिया था यस बैंक से, बहुत मोटा अमाउंट, और वो इंसॉल्वेंट हो गया और सारा पैसा डूब गया पब्लिक का। यार एक बात बताओ, अगर हम ऐसे बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, शेयर मार्केट, ऐसे सेक्टर जो क्रूशल है, जहां पे पब्लिक का बहुत पैसा इन्वॉल्व है, इनको फ्रीली छोड़ दे, तो बेटा यहां तो फ्रॉड्स एंड एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई अगर बैंकिंग को हमने ऐसे छोड़ दिया, गवर्नमेंट करी भाई अपना अपना देख लो जैसे है, तो ये तो पब्लिक से पैसा लेंगे। आपने कंपनी में पढ़ा है कि कॉर्पोरेट वेल, अभी कंपनी स्टार्ट हुआ, सर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये पता क्या कहता है, ये कहता है भाई देखो, कंपनी जो है ना, पार्टनरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप और पार्टनर ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, ये एक ही होता है। एक ही होता है ना पार्टनरशिप, और मतलब जो फर्म की लाइबिलिटी है वो पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बताया। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी।
ये तो पता होगा आपको कि कंपनी और मेंबर्स आपस में क्या है, सेपरेट। कंपनी की लाइबिलिटी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोलूं, मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल। वो उतना लाइबल है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा है। ठीक है सर, आपको बताएंगे। अच्छा, इसी को ना कंपनी में बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं? मतलब सर कुछ नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी का दूसरा नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल कहता है कि जो मेंबर है और जो कंपनी है ये ना सेपरेट है। मतलब अगर किसी कंपनी से मैंने मान लो कोई ट्रांजेक्शन करा और उसमें कंपनी ने गड़बड़ कर दी, तो क्या मैं केस डायरेक्टर के नाम पे या सीईओ के नाम पे कर दूं? केस किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे। लाइबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की। बात समझ आ गई? अब मैंने बेटा एक बैंक खोला, फर्जी बैंक। नाम से देखो कितना बढ़िया लगा, फर्जी बैंक। बेटा मैंने ना आखिरी थी 10 करोड़ रुपए ले लिया बैंक में, और क्योंकि ऑपरेट तो मैं ही कर रहा हूँ, उस 10 करोड़ से बेटा मैं अभी गोवा जा रहा हूँ, मैंने गोवा में बेटा बिल्कुल उड़ा दिए पैसे, एकदम पार्टी करके बढ़िया वाली। अब जब आकृति अपने पैसे विड्रॉल कराने आई, तो मैंने बोला भैया हमारे बैंक ने तो पैसे उड़ा दिए, कर लो जो करना है। क्योंकि आकृति क्या मेरे पे कोई क्लेम कर सकती है, और बैंक ने तो पैसे उड़ा दिए, और मैं बैंक के एक्ट के लिए तो लायबल नहीं हूं क्योंकि बैंक तो कंपनी है। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी, लोग ना बहुत ज्यादा फ्रॉड करते थे इस कॉर्पोरेट वेल का फायदा उठा के। कहते थे भाई कंपनी फ्रॉड कर रही है, बैंक तो भाई देखो हमारा तो बैंक है, आपसे पैसे लिया था, पैसा डूब गया, अब डूब गया तो डूब गया, हम क्या करें? ऐसे और फंक्शंस ना हो, इसीलिए ना इंडिया में 1934 में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन आया, दैट इज कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पता है ना आपको? अब इसके क्या फंक्शन क्या था इसका? इसका काम था कि इकोनॉमी में जो बैंकिंग सेक्टर है वो ढंग से परफॉर्म कर रहा है, रेगुलेटरी बॉडी है उसकी, सुपरविजन देखता है। पढ़ा है ना हमने, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सब पढ़ा है, बस वही है। टेक्निकली पॉइंट ये है इस चैप्टर में हमें ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो इकोनॉमी में ना बिजनेसेस को फैसिलिटेट करती है। जैसे बैंकिंग बिजनेस है, उसका कौन है? आरबीआई। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है। अब भाई देखो, स्टॉक मार्केट में भी मैं बहुत ज्यादा पैसे लगाता हूं। अब हुआ क्या देखो बेटा, मैंने क्या करा, ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने अपने आईपीओ इशू करा। आपको पता है ना आईपीओ क्या होता है? जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, इंटर में आप पढ़ोगे बहुत डेप्थ में, पूरा क्वेश्चन लाते हैं इसमें। बैंकरप्ट हुआ था, हाँ जी बेटा, आईएस बैंक का आईपीओ, शेयर इशू करे इसने पहली बार पब्लिक को। अब जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है ना, तो ना उसने डॉक्यूमेंट इशू करना होता है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ये आपने पढ़ा होगा। पता है कहां पढ़ा था? क्या आपको सर ने, दुष्यंत सर ने जनरल ऑफर एंड स्पेशल ऑफर पढ़ा है? ऑफर के टाइप्स, जनरल और स्पेशल। जनरल ऑफर होता है टू दी जनरल पब्लिक, एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ सच ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। तो उसमें एग्जांपल था प्रोस्पेक्टस, आपकी बुक में है ना। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को मिलता है, एंड ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, है ना। तो कंपनी क्या बोलता है ना, लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, तो ना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। क्या इशू करेगी? अब इस कंपनी ने पता क्या लिखा? कंपनी ना इस प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन भर दी। क्या भर दी बेटा? कि भाई हमारी कंपनी के प्रॉफिट है 1 लाख करोड़, हमारी कंपनी के रिजर्व है इतने, हमारी कंपनी का पी रेशो, सारे जो रेशियोज होते हैं ना उन्हें बढ़ा के दिखा दिया जान के। अच्छा, और बेटा यहां जो भोली पब्लिक है, उन्होंने इस प्रोस्पेक्टस में बिलीव करके इस कंपनी में पैसा क्या कर दिया? इन्वेस्ट। इस कंपनी को पैसा मिला, और ये कंपनी यहां से बेटा पैसा लेके क्या चल गई? रशिया या यूएसए। हंस क्यों रहे? बाहर भाग गई मतलब हंस, तो हंसा क्यों पहले बता? हाँ मैं समझ गया, तो कुछ बात है सर। ठीक है, यूएसए भाग गए। यार ऐसी एक्टिविटी लोग कर सकते हैं ना, लोग कर रहे थे। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करा भाई देखो स्टॉक मार्केट में रिस्क है, तो ना हमें एक बॉडी लानी पड़ेगी जो इन सब चीजों को रेगुलेट करे। रेगुलेट मतलब क्या कंपनी ने पैसा जो लिया है वो सही तरीके से यूज हो रहा है? क्या कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दी है वो सही है नहीं है? ये चेक करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए ना, तो कौन से भी। ऐसे ही हर अलग अलग सेक्टर्स में, हर अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूशन लगाए गवर्नमेंट ने, जिनका काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को क्या करते हैं? फैसिलिटेट। सही हो रहा है, सुपरविजन नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है तो भाई क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सारी स्ट्रैटेजीज ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कौन था? आरबीआई। और सिक्योरिटी सेक्टर में कौन है? सेबी। ऐसे अलग अलग है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो होता है ईडा,
इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ईडा बोलते हैं उसे। तो ऐसे हमें 5-6 पॉइंट जो हमें पढ़ना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। तो आप ना ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने हेडिंग डाली ऊपर, आपने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना बेटा। बस पेशेंस, बहुत पेशेंस के साथ काम करना, क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ काम करना, क्योंकि ये ना थोड़ा ज्यादा रिजिड है, ज्यादा ही इंटेंस थ्योरी है। तो मुझे पता है ये झेल हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, 1-1.5 घंटा पढ़ोगे ना तो थोड़ा दिमाग ब्लॉक हो जाता है इसमें, कॉन्सेप्ट नहीं ना, वहां तो हम न्यूमेरिकल भी करे थे डिमांड वमांड के, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो फोकस आपको बहुत हाई रखना पड़ेगा। चलिए इसको ना आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, 2 पार्ट में डिवाइड करिए, नंबर 1 और नंबर 2। बेटा एक साइड में आप लिखेंगे, पहले होते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। बेटा पहली कैटेगरी क्या है इसकी, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। सर बुक में लिखना है या नहीं बेटा, बुक में लिखना है, बुक में लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेस है जहां आपने इंडेक्स बनाया उसके नीचे लिखना है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। आपकी बुक में लिखा है सब कुछ, बट आप, मैं बोल रहा हूं ना, बात जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको बढ़िया सही लगेगा। और दूसरा करो आप बेटा फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। एक होते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन और बेटा दूसरे होते हैं फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। एक करिए आप फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, और एक साइड आप करिए बेटा फंडिंग वाले, नॉन फंडिंग फंडिंग, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या, पहले ही समझो। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस है जो बिजनेसेस को रेगुलेट करते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्टली फंड प्रोवाइड नहीं करते। जैसे आरबीआई, मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा भाई। बैंक को सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है, सब डिसाइड करेगा, उससे मेरा बिजनेस इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कल को लोन चाहिए तो क्या मैं आरबीआई के पास जा सकता हूं? मैं किसके पास जाऊंगा? कमर्शियल बैंक्स के पास। वो भाई पब्लिक को डायरेक्टली लोन नहीं देता ना। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है सिर्फ रेगुलेशंस लगाना। क्या लगाना? रेगुलेशन लगाना। ये डायरेक्टली बिजनेसेस को फंड्स प्रोवाइड नहीं करते। बात समझाई? तो आप ना इसके ब्रैकेट में लिखना, इसके ब्रैकेट में लिखना, दीज आर रेगुलेटरी बॉडीज। बेटा इनका काम होता है सिर्फ रेगुलेशंस लगाना, सुपरवाइज करना। तो ये क्या है? दीज आर ओनली रेगुलेटरी बॉडीज। गौरव भाई ये डायरेक्टली पब्लिक को फंड प्रोवाइड नहीं, मैं फिर से बोला डायरेक्टली। गुनगुन आरबीआई कमर्शियल बैंक को तो पैसे देता है और कमर्शियल बैंक पब्लिक को तो पैसे देती है, तो ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना। मैंने बोला डायरेक्टली नहीं देती, इनडायरेक्ट दे सकती है, डायरेक्टली नहीं देगी। अच्छा सर बेटा, लेकिन जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, नाम से पता लग रहा है, ये बिजनेसेस को क्या प्रोवाइड करते हैं? फंड। अच्छा क्या मैंने ये बोला कि ये फंड तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये ना रेगुलेशन नहीं करते? क्या मैंने बोला ऐसा? ये दोनों करते हैं, ये रेगुलेशन भी करते हैं, और जब इन्हें रिक्वायर्ड लगता है तब ये डायरेक्टली पब्लिक को फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। बात समझ आया? तो आप इसके ब्रैकेट में करेंगे बेटा, ये क्या होते हैं? प्रोवाइड फंडिंग टू बिजनेसेस, ठीक है। आराम से, अभी मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, आप एक बार जब फ्लो पकड़ लोगे ना सब्जेक्ट का, चैप्टर का, तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है कभी, तो बहुत स्टेबल तरीके से चलेंगे। आप एक बार रिदम में आ जाओ थोड़ा, तब हम पेज पकड़ लेंगे चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्ट डिवाइड करें, फिर से रिपीट करो। ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2। एक है नॉन फंडिंग और एक है फंडिंग। नॉन फंडिंग वाले वो है जो रेगुलेशंस करते हैं, पब्लिक को डायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड नहीं करते। फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ क्या देता है? सिर्फ ना, जो फंडिंग भी देता है और रेगुलेट भी करता है। बात समझ आ रही है? अब सर पढ़ना क्या क्या है ये बताओ ना बेटा। जो फंडिंग वाले ना, फंडिंग सॉरी नॉन फंडिंग, नॉन फंडिंग में आपके कोर्स में 4 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है? 4। सबसे पहले आपको पढ़ना है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये कौन से सेक्टर को रेगुलेट करता है? बैंकिंग सेक्टर। किस सेक्टर को? ये बैंकिंग को रेगुलेट करता है। मतलब इंडिया में अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी टास्क है तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज कौन फ्रेम करेगा? आरबीआई। खत्म बात।
लेकिन क्या हर जगह पे आरबीआई आएगा? भाई इसको बैंकिंग दिया ना, अदर चीजें भी तो है। तो बेटा सेकंड आता है एक और जो आपको पकड़ना है, वो कौन सा पढ़ना है बेटा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है पूरे के पूरे सिक्योरिटी मार्केट की। किसकी मार्केट की? सिक्योरिटी मार्केट की। शेयर खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं, बेचने हैं, बॉन्ड्स वगैरह, तो आपको कौन रेगुलेट करेगा? सारा सारी कंपनी। अब भाई कोई कंपनी फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी एक ना शेयर है, आप थोड़ा रिसर्च करना, मेरा तो बड़ा तगड़ा भट्टा बैठा है उसमें। एक शेयर है क्षितिज पॉलीलाइन। आपको पता है पंप एंड डंप क्या होता है? कोई स्टॉक मार्केट में थोड़ा एंगेज है? नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक एक शेयर है क्षितिज पॉलीलाइन, ठीक है? वो पता है क्या बनाता है? वायर्स होती है ना, वायर की बाहर की कोटिंग होती है ना, जैसे वायर पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा ना, क्योंकि रबर की। तो ऐसा कुछ बिजनेस है उसका। अब क्षितिज पॉलीलाइन जो है वो एक बहुत बैड स्टॉक था। 1-2 रुपए पे ट्रेड करता था, 3-4 रुपए, 5 रुपए मैक्सिमम। अब एक इन्वेस्टर ने क्या करा, अभी अभी इसमें ना एक बहुत बड़ा वो भी फंसा है एक्टर। अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हो, बट बहुत बड़ा एक्टर इसमें फंसा है फ्रॉड में। उसने क्या करा, मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं ना शेयर के, वो ना डिमांड सप्लाई पे मैच करते हैं। आपने पढ़ा तो इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है? डिमांड और सप्लाई मीट करती है तब। तो शेयर कितने प्राइस पे डील करेगा, वो डिमांड सप्लाई से चलता है। अब जैसे अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस क्या होगा? ज्यादा। तो कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर ने क्षितिज पॉलीलाइन को उठाना स्टार्ट करा, जैसे हर्षद मेहता करता था। उसने बाइंग ऑर्डर लगाने स्टार्ट करे बहुत ह्यूज लेवल पे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे हैं। तो मार्केट में उसने ना फॉल्स डिमांड क्रिएट कर दी, ठीक है? फॉल्स डिमांड क्रिएट करी। अब ये यहां तक क्राइम नहीं है, भाई उसको खरीदना, खरीद रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। उसने इतनी फॉल्स डिमांड क्रिएट कर दी। उसके बाद उसने कुछ यूट्यूबर्स को पैसा दिया और क्षितिज पॉलीलाइन के फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कराई, कि भाई ऐसे बोला कि क्षितिज पॉलीलाइन को बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एक ऑर्डर मिला है और इतने करोड़ ऑफ रुपीज का ऑर्डर है और ये है वो है। एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है। इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, बीच में ऐड आ जाता है, यूट्यूब पे ऐड आता है, वैसे बड़े बड़े यूट्यूबर से कुछ 2-4 लोगों से एडवर्टाइजमेंट करा दी पैसे देके। और अब जैसे ऐड आई, सब देख रहे हैं भाई, तो सबने देखा तो सब गए उस शेयर पे, देखे हुए के फंडामेंटल। अब वो बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे हुए थे, दिख रहा था डिमांड है, सेल कोई कर नहीं रहा। तो उसको देख के और लोग अट्रैक्ट हुए और लोग बाइंग ऑर्डर लगा रहे। जब इतनी एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई तो वो 5 रुपए का शेयर 1 महीने में 70 रुपए पे आ गया। मैंने खरीदा था 30 रुपए पे, 1,000 शेयर 30 रुपए पे मैंने खरीदा था। 5 से आया आया, मैंने नहीं, मतलब मैंने फंडामेंटल चेक करे थे, फंडामेंटल वीक थे बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे पता था पंप एंड डंप टाइप कुछ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि डंप सही टाइम पे करना होता है आपको। अब मैंने उठाया 30 रुपए पे, वो डिमांड क्रिएट हो रही है, 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 हो रही है। वो 75 टच करा और लिटरली मैं बता रहा हूं, मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं कल बेच दूंगा इस शेयर को। बस हो गया, 45 रुपए का प्रॉफिट भाई। मतलब एक एक महीने में 45,000 रुपए प्रॉफिट हो गया 1,000 शेयर पे। एक दिन में, अगले दिन ना, जिस बंदे ने फेक डिमांड क्रिएट करी थी, जिसने बहुत सारे खरीदे थे, 5 रुपए पे खरीदे थे, 75 पहुंचा, उसने सीधा वो डंप कर दिया। मतलब इतना बड़ा स्टॉक उसने सेल कर दिया। तो कन्वर्जन क्या हुआ? बाइंग ऑर्डर कम हो गए और सेलिंग ऑर्डर क्या हो गए? बहुत ज्यादा। अब वो मार्केट होने लगी क्रैश। अब उस टाइम पे क्या होता है, जैसे मैं सेल करने का ऑर्डर लगा रहा हूं, सब सेल करने का ऑर्डर लगा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई बाय नहीं कर रहा, तो सेलिंग ऑर्डर लगते 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 वो वापस आ गया 3 रुपए में। अब मैं बेच नहीं पाया उस शेयर को, तो 30 रुपए से 3 रुपए पे आ गया शेयर। सोचो, इसे बोलते हैं पंप एंड डंप, ठीक है? अब जब ये, अब कोई सेबी नहीं होता तो बेटा क्षितिज पॉलीलाइन तो बच जाता। सेबी को जैसे ही पता लगा ये फेक, पंप एंड डंप टेक्निक बहुत नॉर्मल है, चलती है, करते लोग। लेकिन ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो कराई ना, जिस एक्टर ने कराई थी, उसकी लंका लगा रखी है सेबी ने। उसको धर लिया अब ढंग से। क्षितिज पॉलीलाइन पे चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट में डेली चल रही है इसकी हियरिंग। अब आप समझो क्या पॉइंट है? पॉइंट क्या है? पॉइंट है, अगर यहाँ पे सेबी नहीं होता तो ये रेगुलेशन तो कोई लगा ही नहीं पाता ना। ऐसा तो सब पंप एंड डंप ही कर लेते, फॉल्स एडवर्टाइज, झूठे केसेस बता देते कि भाई टाटा मोटर्स को ये मिल गया, टाटा मोटर्स को वो मिल गया। फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट बना के प्राइसेस पंप एंड डंप करवाते। तो यहाँ पे ये काम किसका है चेक करने का? सेबी का। और सेबी क्योंकि है तो उसके डर से चल रहे हैं ना। आपको पता है सेबी के पास पावर नहीं थी इतनी। ये सारी पावर्स पता है कब से आई है? हर्षद मेहता के स्कैम से। 1992 से पहले सेबी के पास कोई पावर ही नहीं थी, था बट कोई पावर नहीं थी। जब हर्षद मेहता का इतना गंदा वाला स्कैम आया सामने, उसके बाद उसकी पावर्स को चेंज करा, फिर एक्ट लाए, पार्लियामेंट से पास करा, तब पावर लाई है सेबी पे। अभी हम पढ़ेंगे सारा ये वाला काम, ठीक है? चलो वापस आते, कनेक्ट करते हैं। सर एक बार बेटा ऑनलाइन बच्चे मीटिंग रीज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अदित भाई।
ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग नहीं ज्वाइन करो भाई, बस पहले फटाफट। अच्छा थर्ड लिखना बेटा, आरबीआई हो गया, फिर सेकंड हमें पढ़ना है क्या, सेबी, ये हमारा पूरा इंडेक्स है स्टार्ट। थर्ड लिखो सीसीआई, अभी क्या होता है देखेंगे। सीसीआई ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट लिख लो ईडा, थर्ड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, और फोर्थ पॉइंट है बेटा ईडा। ये क्या है बेटा आपका, ये नॉन फंडिंग वाले हैं। कौन से वाले हैं, नॉन फंडिंग वाले। मतलब ये ना कभी भी डायरेक्टली फंडिंग नहीं देते, ये सिर्फ रेगुलेट करते हैं, चेक करते हैं सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। और फंडिंग वाले में बेटा वैसे तो बहुत टाइप है, मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको पढ़ना है जो आपने पहले इंडियन इको में पढ़ा हुआ है, दैट इज नबार्ड। सुना है आपने नबार्ड, 12th में था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना नबार्ड। ये पढ़ना है, एक पेज का है तो छोटा ही है, मेन आपको फंडिंग वाली 6 नंबर 7 नंबर का चैप्टर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, थोड़ा सा लेंदी है, बट मैंने बताया ना हम करेंगे अच्छे से रीडिंग करके, हम सारे नोट्स बनाएंगे तो आपको आइडेंटिफाइड होगा कि पूरे में से आपको क्या क्या लर्न करना है, आपको क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है चलिए, आई होप इतना आपने लिख लिया है। अब क्या मैं बुक पे आऊँ वापस, अब रीड करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको स्टेप्स करने हैं, ठीक है ना। आखिरी जी क्लियर एकदम, हाईलाइटर लाए थे ना सारे, हाँ पेन, चलो ठीक है कर, आ जाओ। अब आते हैं बेटा आगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस। पहले देखो आप, सबसे पहले आपके पेज पे ये दे रखा है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेसेस को फैसिलिटेट करती है कौन सी, एक होती है नॉन फंडिंग और एक होती है फंडिंग। नॉन फंडिंग में आपके पास कौन है, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, ईडा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ फंडिंग में कौन है, नबार्ड। ये 5 इंस्टीट्यूशन हमें पढ़ने, और हर से एक एक दो दो क्वेश्चन आप लेके चलो, ठीक है। आगे वाले पेज पे आओ, बिल्कुल फालतू बातें नहीं करवानी मुझे, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, जितना बोलूंगा बस उतना पढ़ना है, मैं रिस्ट्रिक्टेड। स्किप करो इंट्रोडक्शन, स्किप स्किप पूरा स्किप, बस यहाँ पे आओ सीधा। पेज नंबर 5.4, बस पेज नंबर 5.4, ठीक है। हाइलाइटर हाथ में रखेंगे, आराम से देखते हुए चलेंगे भाई। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे मैंने बताया था भाई। नॉन फंडिंग वाले कौन से होते हैं, रेगुलेटरी होती है ना, ठीक है। तो अब यहां पे आपकी बात चल रही है बेटा, और सबसे पहला आता है आरबीआई। सर ये पैराग्राफ छोड़ दीजिए बेटा, इसमें सारे चारों के चारों के नाम बताए, जो चार हमने करे थे ना उसके नाम बताए, छोड़ दीजिए। आप आइए यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाथ में रखना है हाइलाइटर, ठीक है, या पेंसिल वेंसिल जो भी आपके पास है। स्टिकी नोट्स तो लाए हो, हाँ वो कंपलसरी था लाना। चलो अब आते हैं बेटा यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितना मैं हाईलाइट करूंगा आपको वो हाईलाइट करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा स्टिकी नोट्स का काम क्या है। अभी हम आराम आराम से चलेंगे, जब आप एक बार रिदम में आ जाओगे फिर आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन भैया, देखो क्या बोल रहा है, कह रहे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक एक वर्ड जो हाईलाइट हो रहा है देख लो और हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन बनेगा। was established on 1st April 1935, पहला क्वेश्चन बनता है स्टैब्लिश डेट पे, ठीक है ना। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। अभी डिस्कशन करेंगे क्या करना है, स्टिकी नोट पे आएगा सारा। और बेटा इसका जो एक्ट था वो एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930, यानी कि गौरव भाई, एक्ट बना था 1934 में, और जो बैंक स्टैब्लिश हुआ वो हुआ 1935 में। मतलब एक्ट पहले बन गया, बैंक बाद में स्टैब्लिश हुआ। तो दो डेट रखनी है, स्टैब्लिश कब हुआ था 1935, एक्ट का फॉर्म हुआ था 1934, आरबीआई एक्ट। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, बेटा आरबीआई जब पहले आया था वो नेशनलाइज नहीं था, गवर्नमेंट का नहीं था, वो कैसा था पहले, प्राइवेट। 1934 मतलब ये बिफोर इंडिपेंडेंस के एरा की बात कर रहा है। किसने स्टैब्लिश करा होगा, ब्रिटिशर्स ने। और पहले गवर्नमेंट का नहीं था, किसका था, प्राइवेटली ओन था। लेकिन बाद में नेशनलाइजेशन के बाद इसको ट्रांसफर करा, अब ये गवर्नमेंट का है।
तो पहले प्राइवेटली ओन था, नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। अब याद रखना, कहेगा भैया आरबीआई जो है वो प्राइवेट से गवर्नमेंट कब शिफ्ट हुआ, इन द ईयर 1949। स्टैब्लिश कब हुआ, 1935। 35 एक्ट कब बना, 34। और पहले प्राइवेट था, बाद में नेशनलाइज कब हुआ, 1949। द रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनलाइजेशन के बाद। ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा भाई देखो, जो सेंट्रल ऑफिस है, अंडरलाइन करना, सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का, बेटा वो पहले था कैलकाटा में। कहां था पहले, कैलकाटा में। और बाद में उसे परमानेंटली मूव कर दिया मुंबई में 1937 में। ठीक है, आगे बोल रहा है, द रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग विद द आरबीआई। भाई देखो, ये इसके जो फंक्शन होते हैं ना आरबीआई, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं, और ये अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने बहुत अच्छे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है इसके बोर्ड में, और आरबीआई के जो बोर्ड होंगे, जो गवर्नर होगा और मेंबर्स होंगे, वो सारे आरबीआई का गवर्नेंस करेंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं, कैसे क्या करना। ठीक है, अब पॉइंट आता है, ये आपने बना लिया, हाईलाइट कर लिया। अब मैं बताता हूं कुछ स्टिकी नोट का क्या, जो मेन मुद्दा है। अब आप एक स्टिकी नोट अभी कर सकते हो, वैसे तो एक स्टिकी नोट निकालो और इसके साइड में आप इसे स्टिक करना। मुझे पता है लड़कों के लिए बहुत ड्रामे वाला काम है पहली बार, बट ट्रस्ट मी इसके बिना नहीं हो पाएगा बेटा। अगर आप यहां बैठे रहोगे ना अंडरलाइन करने, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज भी आप रीड कर रहे हो मेरे साथ, और एक हफ्ते बाद जब आप खुद करोगे तब भी आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करके एक बारी में निपटा दो, एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा भाई पूरा नहीं पढ़ना, बस सर ने जो स्टिकी नोट लिखा थे वो पढ़ना है। ठीक है, और मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है बेटा, लाओ ना, सही है, इम्प्रेस। जहां भी आपको जगह दिख रही, नालायक, ठीक है बेटा, स्टिकी नोट बन गया। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमने स्टिक कर दिया, और उसके ऊपर तो मैं कर नहीं सकता, आप कर देना कहीं पे भी जहां स्पेस दिख रहा है ना। अब देखो, यहाँ पे आप लाइन के हेडिंग देना, आरबीआई, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। अब या इस पैराग्राफ में ना ऑर्डर चेंज था, पहले मैं ऑर्डर से ही करता हूँ, ऑर्डर से करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से चलूं, तो सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हो, सबसे पहला आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट, और वो आया था बेटा 1934 में। छोटा छोटा लिखना है, ट्रस्ट मी। अभी आपको लग रहा है क्या झेल करवा रहे हो सर, बेटा जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर इसमें हल्केबाजी करोगे आप छोड़ दोगे बुक, तुम बता रहा हूं छोड़ के आओगे बुके। प्लीज थोड़े से एफर्ट कर लो, अभी 40 नंबर सेट हो जाएंगे लिटरली। बिल्कुल आपको लगेगा सर बहुत ईजी है, कम मेहनत है, और इसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा कि आपको पेपर में आंसर करना कैसे, स्मार्ट तरीका है बस एक छोटा सा, लेकिन पढ़ना में सब है। फिर सेकंड कीवर्ड क्या था बेटा, आरबीआई की अगर एस्टैब्लिश की बात करें, एस्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था बेटा, 1 अप्रैल 1935 में। समझ रहे हो क्या बेटा। फिर थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में बेटा इसका जो सेंट्रल ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस देखो कैसे करना है, वो पहले था कैलकाटा, और 1937 में परमानेंटली मूव हो गया कहां पे बेटा, मुंबई में। ऐसे ही हुआ था ना, थर्ड डेट ये थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये पहले था प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड, लेकिन 1949 में ये नेशनलाइज्ड हो गया। नेशनलाइज होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे कंट्रोल ले लिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। अरे समझेगा, अब बस देखो, आपको पता है रीड करना है ये, और आप पेपर के टाइम पे देखोगे लर्न करना है ये। समझ आ गया, दो डिफरेंशिएटर आ गए आपके पास। 30 पेज का बहुत फालतू चैप्टर है, एक ही बात रिपीट हो रही है,
अगर आप दोबारा से लर्न करने बैठोगे ना मेरे पढ़ाने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। रीड ही करवाना होता मैं आपको आपको छोड़ देता कि कर लो भाई, पढ़ लेना, इंग्लिश का हिंदी करना है। बट ये तरीका है करने का। अगर आप इसे रीड करोगे, माँ कसम आधे घंटे में नींद आके लेट जाओगे। पहले स्टार्ट ऐसे करोगे, फिर थोड़ा कमर झुकाओगे, फिर बेड बेड में थोड़ा फैल जाओगे, बुक साइड हो जाएगी। मत करना ऐसे। स्मार्ट वर्क करना है, एक टाइम की मेहनत है बस, उसके बाद आप आराम से कर दोगे इसे, ठीक है ना। अब दूसरी अच्छी चीज बताता हूँ। ये पहला स्टिकी नोट मैंने बना दिया। आज की क्लास में मैं सारे स्टिकी नोट बनाऊंगा। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, मैं आपको पूरा पेज रीड कराऊंगा, अच्छे से हाईलाइट कराऊंगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप अगली क्लास आओगे तो उस पर्टिकुलर जितना भी हमने पढ़ा, 1 2 3 पेज, उसके सारे की पॉइंट्स के जो मैं बताऊंगा ये स्टिकी नोट्स मुझे मिलने चाहिए कॉपी में। अगर आपको लगता है बेटा मैं मारता नहीं हूं, एक बार आप मॉर्निंग बैच में पूछ लेना। आधी क्लास 2 क्लास में बाहर चली गई थी। मैं अगली क्लास में बैठने नहीं दूंगा आपको, अगर मुझे वो पार्ट दिखा नहीं तो। आज की क्लास में तो मैंने स्टिकी नोट बना दिया ना, अब देख कल क्या होगा। आज तो मैं करवा दिया, कल मैं बताऊंगा बेटा रूल ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब इसमें पहला रोल, अब इतनी बकवास नहीं करनी। पहला रोल एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन, मैंने अंडरलाइन करवा दिया, मैं बताऊंगा इसका मतलब ये होता है। फिर सेकंड पॉइंट मैं बताऊंगा, रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ये सेकंड रोल हो गया आरबीआई का। फिर इंडियाज एमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये थर्ड रोल हो गया। ऐसे करके रोल बना दिए। अब ये 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट बन गए। अगली क्लास में अब मैं इसका स्टिकी नोट नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, ना आपको भी बनाना है, हम आगे बढ़ जाएंगे सीधा। अब जब आप घर जाओगे ना, आपको ये पॉइंट्स दोबारा पढ़ने हैं और उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को स्टिकी नोट में लगा के लिख के रखना, जितना पढ़ाया ना आगे ना पीछे बुक में। जैसे अभी इसका मैंने खुद अभी अभी बना दिया, आज की क्लास में सारे मैं बनाऊंगा। अगली क्लास से ये काम आपको करना है। अब इसका बेनिफिट समझो, आपको भी पता है आप घंटा नहीं पढ़ने वाले से दोबारा, पता है ना, माँ कसम से पढ़ोगे तुम, तुम्हें लगता है बुक को देख के। अगर आपको मैंने इस बार ढंग से एक आधे को चेक नहीं करा, एक आधे में एग्जाम्पल सेट नहीं करा, तो आप पढ़ोगे नहीं, ट्रस्ट भी नहीं पढ़ोगे। और मुझे कोई दिक्कत नहीं मारने में, अगर आपको लग रहा है प्रणव भाई अभी बात हुई थी ना आपके बाहर बाहर बताइए, अभी झटके सुबह सुबह झटके मॉर्निंग वाले, हाँ डर गए थे, खौफ का माहौल था। तुम्हें लगता होगा शक्ल से मैं मतलब ऐसे बहुत खतरनाक हूं मैं, तुम्हें बताया था ना ये वाला। बेटा यहाँ ना बंदों के सर मारे लड़कियों के, तो खून के धब्बे हो गए थे यहाँ पे। हमारे देखो रेड, हमारे पास पेंट कराने के पैसे नहीं, ये तो पान धुका हुआ है, हमारे पास पेंट कराने के पैसे नहीं थे, तो मैंने फिर यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगवा दी, ठीक है। तो आकृति जी बिल्कुल मजे नहीं है, मैं लिटरली मस्ती मजाक से हट के मैं बाहर निकाल दूंगा और मैं आने नहीं दूंगा क्लास में। और आपको रिकॉर्डिंग वगैरह से देख लेना, जैसे भी देखना है। कोशिश तो मैं करूंगा आपको रिकॉर्डिंग भी ना मिले उसकी, खुद करना। लेकिन जितना होमवर्क को आप सीरियसली लोगे उतने एफर्ट सही है। अदरवाइज मत आना भाई, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको दूसरी क्लास में पढ़ाने की। 2 2 बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा, ट्रस्ट नहीं, बस आप एक चैप्टर करके देख लो, करके देख लो इस तरीके से, आपको बढ़िया मजा आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने इसमें 50 क्वेश्चन है बुक के पीछे, 50 क्वेश्चन करेंगे, आप खड़े हाथ 40 45 क्वेश्चन कर दोगे आराम से, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, एक एक सेकंड में आंसर होते हैं इसके, ठीक है ना। तो समझ आ गया, आज तो मैं सारी स्टिकी नोट करवा रहा हूँ, अगली क्लास से मैं रीड कराऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, हाईलाइट भी कराऊंगा। बस आपको घर जाके हाईलाइटेड पॉइंट्स को नोट्स बना के फॉर्म कर, ठीक है, ताकि आप घर जाके से एक बार पढ़ भी लो, बिना पढ़े होगा नहीं। चलो अब आ जाओ आगे, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब आ जाओगे यहाँ पे, मेरे हिसाब से ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गया, पहले इंट्रोडक्शन वाला कर लिया आपने। अब आगे आते, नेक्स्ट हाईलाइट करेंगे रोल ऑफ आरबीआई। आपको बेटा बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा आरबीआई का रोल नहीं है, ठीक है ना। अब समझो, कह रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, इट ऑक्यूपाइज अ पिवोटल पोजीशन, इंपॉर्टेंट कोर पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, इट्स रोल इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। अब पूरा नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, जितना बता रहा हूं बस उतना। पहला पॉइंट बेटा, आरबीआई जो है वो एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। क्या है बेटा? एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। एपेक्स को अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, हेड। एपेक्स मतलब क्या होता है बेटा? हेड। मॉनेटरी के मामले में और बैंकिंग सेक्टर के मामले में जो सबसे टॉप हाईएस्ट अथॉरिटी है वो किसके पास है? आरबीआई। हेड का अच्छा, कल कल ने तो भाई हेड ने भाई मत याद दिलाया, छोड़, कल ही चलना था उसे, इंजरी से इंजरी हो रखी थी ना उसे, पहले खेला था पहले इस वर्ल्ड कप में।
इंजरी नहीं हो रखी थी उसको? नहीं नहीं, हेड को भी हो रखी थी यार, पहले पिछले शायद पिछले मैच में कहीं हुई थी। अबे लग गई थी उसको बॉल, ऑफ पे था वो। कल भाई, कल लग जाती भाई। छोड़ो यार, मत करो यार बात मत करो। ठीक है, तो आरबीआई क्या है बेटा? एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, मतलब मनी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो कौन है? आरबीआई। ठीक है, आप देख रहे हो उसमें कोई लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट है? बस फैक्ट है, मैं बताऊंगा आपको, सुनना है। अगर आपको सुन लोगे ना तो भूल जाओगे, तभी आपको नोट्स भी बनाने, अभी हम बनाएंगे दोबारा साथ में। आज तो मैं बनाऊंगा, आज मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है, of the highest authority in India. Consequently, it plays an important role in strengthening. अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट रोल है इसका किस पे? स्ट्रेंथनिंग, डेवलपिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसे क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है, डेवलप करता है और डाइवर्सिफाई करता है, नई नई चीजें इनोवेटिव वे में लेकर आता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रोल, रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, पता है आपको? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? बेटा आपको पता होगा, कई बार जब इकोनॉमी में एक्सेस मनी होता है, मतलब एक्सपेंशन फेज आता है, बिजनेस साइकिल पड़ी थी ना, एक्सपेंशन में सब कुछ बढ़िया होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, डिमांड ज्यादा करते हैं, प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो एक्सेस ज्यादा जाने से प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उस टाइम पे ये जानबूझ के, आपको याद होगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, सॉरी रेपो रेट बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, ताकि लोगों को लोन एंड बोरोइंग्स क्या मिले? कम। अब लोन एंड बोरोइंग्स कम मिलेगी तो बड़ा उस केस में उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, जब रिसेशन का फेज होता है, मतलब इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, ये ना जानबूझ के इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, ताकि बोरोइंग्स क्या मिले? ज्यादा। मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो लोग वापस से डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा। मतलब एक्सिस एक्सपेंशन के फेज में ये उसे नीचे लाता है, एक्सिस रिसेशन के फेज में ये उसे ऊपर लाता है। तो ऐसे ये बिजनेस साइकिल में क्या मेंटेन करता है? स्टेबिलिटी। तो अगर एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, तो बेटा ये ना क्या करता है? ये उस केस में मनी सप्लाई को कम करता है। अब कम करने के टूल्स होते हैं, रेपो, बैंक, एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स रेपो, पढ़ा था आपने 12th में, अभी भी आएगा दोबारा, टेंशन मत लेना, बाद में बताऊंगा। इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, बिल्कुल। पहला पॉइंट, एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या करता है? मेंटेन। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं, इंडियाज एमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिवन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी याद है? वही रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब था ना, इसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते थे। आपको याद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? क्वांटिटेटिव में तो वही है, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट। क्वालिटेटिव आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, मोराल सुजेन, ये नहीं पढ़ा होगा, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। और सिलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग, मतलब टेक्निकली मनी सप्लाई को ना बढ़ाना घटाना ये सब करता है। तो पहला पॉइंट हो गया वो। सेकंड हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। थर्ड क्या है? कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। अच्छा, फोर्थ क्या है बेटा? एक्ट करता है एड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। क्या आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़े थे? बैंकर टू दी गवर्नमेंट पढ़ा ना? अभी दोबारा आएंगे, तभी मैं इसको थोड़ा कम समझा रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि आप देखो अगला टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें देखना सेकंड फंक्शन क्या है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब बैंकर टू दी गवर्नमेंट में ना, आप अगर यहां ध्यान से देखो तो इसमें ना गवर्नमेंट के फंक्शन बताया कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वापस से वहां रिपीट होगा, तो मैं वहां पर अच्छे से समझा दूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपने 12th क्लास में एक फंक्शन पढ़ा था आरबीआई का, वो था बैंकर टू दी गवर्नमेंट। मतलब सर, जैसे पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक जो बैंक होता है, वैसे गवर्नमेंट के लिए बैंक कौन होता है? आरबीआई। और इस कैपेसिटी में ना वो 3 रोल प्ले करता था। सबसे पहला था एज अ बैंकर, हाँ वेरी गुड, एक था एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये 12th में पढ़ा था आपने सारा। ठीक है, अगर नहीं आता मैं बता दूंगा दोबारा से। तो ना यहाँ पे इस वाले की बात करें, एज एडवाइजर। मतलब क्या है सर? मतलब अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैटर में एडवाइस चाहिए, जैसे यार मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है, तो मैं ना मेरे मेरे जैसे बैंक में ना रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, तो मैं अपने बैंक में जाता हूँ,
मेरे रिलेशनशिप मैनेजर है, गुरु भैया नाम है उनका। बोलता गुरु भैया मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, कोई नई स्कीम आई है क्या? तो मुझे बता दे सर, देखो एक ये स्कीम आई है, एक यूलिप आया है, ये है वो है। तो मुझे एडवाइस करते हैं कि आप यहाँ पैसा डालो, टैक्स सेव हो जाएगा, यहाँ डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो। ऐसे अगर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी है, गवर्नमेंट को कोई डिसीजन मेकिंग करनी है मॉनेटरी से रिलेटेड, तो वो किसकी एडवाइसेस देते हैं? आरबीआई। तो 4 पॉइंट बताए, पहला एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, थर्ड पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए, और फोर्थ पॉइंट गवर्नमेंट को क्या देता है? एडवाइसेस। ठीक है, बस आपको की पॉइंट जितने मार्क कराओ उतना ही लिखना है और उतना ही याद करना है। बोलेगा इनमें से कौन सा फंक्शन या लिमिटेशन या रूल नहीं है। नेक्स्ट बेटा, एक्ट करता है एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड किसके लिए? कमर्शियल। क्या आपने 12th में एक और फंक्शन पढ़ा था, जैसे बैंकर टू द गवर्नमेंट था, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन पे क्या था? जो रिलेशनशिप पब्लिक और कमर्शियल बैंक का होता है, वही रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। तो वो फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है किसका? कमर्शियल बैंक। और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। साउंड का मतलब अच्छा, गुड, हेल्दी। तो आरबीआई जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करे, प्रॉपरली सब बढ़िया तरीके से काम हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी, आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अंडर कंट्रोल। ये अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला था ना, वो ये आप लिख लो साइड में। जो सेकंड पॉइंट था ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसी को थोड़ा समझाया हुआ है अलग टाइप से, है वही। कह रहा है आरबीआई को इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को किस में रखना है बेटा? कंट्रोल में, ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए उसको ध्यान में रखना है। एंड सी दैट मेन प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, एसएसआई गेट क्रेडिट एट अ चीप रेट। कौन कौन? एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, स्मॉल स्केल। अब बेटा हर बैंक जो है वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देना चाहेगा। तो पता है क्या होता है, आरबीआई ना एक सर्कुलर इशू करता है कि भाई हर बैंक का 20% लोन एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो एग्रीकल्चर को लोन ही नहीं मिलेगा तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, उन्हें पता है फार्मर को पैसा दिया ना, ये इंटरेस्ट टाइमली नहीं देगा, मैं तो अंबानी को लोन दूंगा। अब अगर ऐसा हर बैंक ऐसा ही सोचेगा तो भाई एग्रीकल्चर कैसे ग्रो होगा? तो आरबीआई क्या करता है ना, प्रायोरिटी सेट कर देता है कि भाई इस साल हर बैंक का मिनिमम 20% एग्रीकल्चर में जाएगा, मिनिमम 10% स्मॉल स्केल को मिलेगा, मिनिमम 10% एक्सपोर्ट्स पे जाएगा, बाकी 60% आपको जहां डालना है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी काम करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है सर, किसे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट करता है मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड चैनलाइज क्रेडिट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मैनेज करता है और क्रेडिट का चैनलाइजेशन करना है, मतलब कितना क्रेडिट देना है, कितना नहीं देना, ज्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना, वो सब देखो। ठीक है, तो आपको जो हाईलाइटेड बात है, आप देखो इसका कैसे बनेगा। अभी आप पहली बार कर रहे हो, स्टिकी नोट लगाओ इसका फटाफट, बिल्कुल शॉर्ट में। ऑनलाइन वाले बच्चे सारे बेटा यहाँ पे साइड में जहां जगह दिख रही है लगा दे, उसके ऊपर लगा दे, वहां तो पढ़ना ही नहीं है तुझे। जहां जगह दिख रही है वहां लगा दे, सबसे ऊपर लगा, सबसे ऊपर टॉप, उधर सबसे ऊपर। हाँ, अब ये आज आज करवा रहा हूँ से इसमें कि कैसे बनाने, ठीक है ना। और जतिन भाई मैं बोल रहा हूँ गलती से भी कॉपी भूलियो मत, और गलती से भी काम करना मत भूलियो, यहीं से घर भेज दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ बहुत क्लियर टर्म्स में। मस्ती मजाक अपनी जगह है। और आकृति जी छुट्टी ले लेना जिस दिन होमवर्क ना करके आओ, आना मत पर। हाँ जी भाई, बेटा हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा अगले वाले स्टिकी नोट में, रोल ऑफ आरबीआई। हेडिंग डालो रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब सर रोल ऑफ आरबीआई की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट छोटा छोटा लिखना। पहला रोल ऑफ आरबीआई क्या है सर? पहला रोल ऑफ आरबीआई था आपका एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। सेकंड पॉइंट, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट,
कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। फोर्थ पॉइंट, एक्ट एज एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट, और इसको अलग से स्टार बना देना क्योंकि ये फंक्शन में भी पढ़ना है पे। एक्ट एज एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, फ्रेंड फिलोसफर गाइड टू कमर्शियल बैंक। फ्रेंड फिलोसफर गाइड टू कमर्शियल बैंक। इसके साथ साथ लिखना एंड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एडिक्वेट एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम के लिए। एंड रिस्पॉन्सिबल है एडिक्वेट एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम के लिए। अब आपके पास ये फीचर है नहीं बेटा, तो देख लेना स्पेस को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट छोड़ देना, हाँ ये एक चीज ऐड कर लेना, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कंट्रोल में लगता है, वो तो हमने पहले लिख लिया था वहां पे। एक चीज लिख देना, प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग करता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लाइक एग्रीकल्चर, एसएसआई, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब इन सब सेक्टर्स को भी लेंडिंग मिले। ऐसा ना हो कि सारे बैंक्स बड़े बड़े रिच जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लोन दे दे, इनको भी लोन मिलना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बेटा आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ध्यान रखता है, प्रोटेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट डायरेक्शन। प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट डायरेक्शन को। समझे क्या बेटा? देखो आपको थोड़ा सेंस आ रहा है ना कैसे करना है, बस यही करना है। अब जब आप सेकंड टाइम इसे पढ़ने बैठोगे ना, जब रिवीजन करने बैठोगे पेपर टाइम पे, तो आपको पता है कि स्टिकी नोट पढ़ना है बस। हाँ, अगर कोई पॉइंट में गड़बड़ हो रही है तो आप उस पॉइंट को रीड करो, उस पॉइंट में जो जो हाईलाइट है देखो भाई क्या है। इनकेस अगर आपको कोई पॉइंट दिक्कत दे रहा है तो बस पढ़ना आपको स्टिकी नोट से, नहीं पढ़ना अंदर का। वो तो बस मैं आपको इसलिए रीड करवाऊंगा पूरा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बाकी आपको पता है आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है, याद भी करना है, गो थ्रू करना है। आपको अगर इनमें से कौन सा रूल नहीं है, आपको 3 ऑप्शन होंगे, एक अलग सा ऑप्शन होगा बस। अच्छी बात यह कि अपने को कुछ याद नहीं करना, वरना तो बड़े पंगे हो जाते हैं इसको याद करने में। ये बना आपका, कोई दिक्कत आ गया ना सबका इतने में? हाँ, थोड़ा छोटा आप स्पेस का देख लेना बस ध्यान। तो पहला मैंने आपको बताया बेटा आज आरबीआई का इंट्रोडक्शन, आरबीआई का, बस आज के लिए इतना। टेंशन मत लेना, आज मैंने बस क्योंकि मैं पहली बार करवाया था एक पेस मेंटेन करी थी मैंने बहुत आराम से। दूसरी बात, फिर से रिपीट करो क्लियर टर्म्स में। अगली क्लास में मैं स्टार्ट कराऊंगा फंक्शंस, सारे फंक्शन में समझाऊंगा खुद, हाईलाइट भी करा दूंगा, आपको दे दूंगा ये लिखना है, लेकिन लिखना घर जाके आपको है। और गुनगुन जी, मैं अगली क्लास में एंट्री नहीं दूंगा अगर वो नोट्स मुझे नहीं मिले। हाँ हाँ ऑब्वियसली, ठीक है आकृति जी, थोड़ा सीरियस नोट पे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आपका कोई काम नहीं, आज तो खाओ पियो मौज करो, अगली क्लास से काम आएगा आपका। ठीक है, बहुत क्लियर टर्म्स में, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लो। फ्राइडे को आपका टेस्ट है, पूरी इकोनॉमिक 60 मार्क्स 60 मिनट्स। रेडी? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, ठीक है, जितना आता है। एक बार अगर टॉपिक्स में डाउट हो तो मैसेज डाल देना मेरे को, मैं वो लेक्चर्स फॉरवर्ड कर दूंगा जिस भी टॉपिक में डाउट। बाकी डाउट शॉर्ट होंगे तो मैसेज कर दो। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, आई होप आपको समझ आया हो। ऐसा ही चैप्टर है मक्खन एकदम स्मूथ। आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। परसों मिलते हैं भाई सेम टाइम, ठीक है।
सर फ्राइडे मत लो प्लीज, सैटरडे लो भाई। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि कल मैंने आज रखा था, आज भी नहीं हो पाया क्योंकि मॉर्निंग का अकाउंट्स का टेस्ट था, कल उनका लॉ का टेस्ट है, सैटरडे तुम्हारा लॉ का टेस्ट है, फिर आफ्टरनून, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्योंकि अपने को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा अपने को। अरे आज मॉर्निंग वालों ने टंटा दे दिया भाई, वो कह रहे अकाउंट्स का टेस्ट। फ्राइडे, फ्राइडे डन है भाई, कोई कोई दो राय नहीं। फ्राइडे डन है, फ्राइडे डन है। टाटा बाय बाय, टेक केयर भाई लोग, बाय बाय। हाँ कोई नहीं भाई, हो जाएगा, हिम्मत रखो।